आज का सवाल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। अगर किसी महिला की डेथ सुसाइड से होती है, बॉडी पर असॉल्ट के क्लियर साइंस नहीं मिलते हैं, तो क्या उसकी स्टोरी सिर्फ एक सुसाइड बनकर ही रह जाती है, या फिर मेंटल क्रूरल्टी, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल प्रेशर और मैरिटल हैरेसमेंट भी किसी वुमेन को उस पॉइंट तक पुश कर सकता है जहां उसे अपनी लाइफ खत्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नजर ना आए। बिल्कुल। और इसी डिबेट के सेंटर में है ट्विशा शर्मा डेथ केस। ट्विशा शर्मा मॉडल टर्न एक्टर मई 2026 में भोपाल में अपने मैट्रिमोनियल होम में डेड मिली थी। केस ने तब नेशनल अटेंशन ग्रैब कर लिया था। उनके फैमिली ने एलिगेशन रेज किया था और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई तक पहुंच गई थी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस मामले में क्या है, वो ये है कि एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने सेकेंड पोस्टमार्टम जो है वो किया है और रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड को ऐसी इंजरी नहीं मिली है जो डेथ से पहले असॉल्ट या फिर स्ट्रगल सजेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। नो इंजरी सजेस्टिंग असॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली नो क्रूरल्टी, नो हैरेसमेंट, नो अबेटमेंट नहीं होता है। फिजिकल असॉल्ट और साइकोलॉजिकल क्रूरल्टी दोनों ही अलग एलिगेशंस हैं। बिल्कुल सही बात है। और ना सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें भी अलिज्ड स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करती है। सीबीआई का एलिगेशन है कि ट्विशा को सस्टेन्ड मेंटल क्रूअल्टी फेस करनी पड़ी। चार्जशीट में हस्बैंड समर्थ सिंह और मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह पर एलिगेशन है कि उन्होंने ट्विशा को रिपीटेडली ह्यूमिलिएट किया और वर्बली अब्यूज किया। सीबीआई ने काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन, विटनेस स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेजेस और फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट जैसे जो एविडेंस है उनका भी रेफरेंस दिया है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जो फोकस है सिर्फ ये नहीं था कि डेथ के वक्त बॉडी पर इंजरी थी या नहीं, फोकस ये भी था कि डेथ तक पहुंचने से पहले ट्विशा किस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रह रही थी और आखिरकार उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। और यही वो पॉइंट है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को समझना बेहद जरूरी है। डोमेस्टिक अब्यूज का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता। आपको कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेट करना, आपको आइसोलेट करना, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंट्रोल करना, आपकी चॉइसेस को अंडरमाइन करना, प्रेगनेंसी जैसे डीपली पर्सनल इश्यूज पर प्रेशर क्रिएट करना और रिपीटेडली आपको इमोशनली ब्रेक करना। ये सब एलिगेशंस अगर एविडेंस से एस्टैब्लिश होते हैं तो क्रिमिनल लॉ में इनकी रेलेवेंस हो सकती है। हाँ, और ट्विशा केस में सीबीआई ने ना प्रेगनेंसी को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट का एलिगेशन जो है वो दिखाया है। चार्जशीट के अकॉर्डिंग ट्विशा प्रेग्नेंट हुई थी और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को लेकर वो अनसर्टेन थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बाद में टर्मिनेशन का डिसीजन हुआ और इस इशू को लेकर मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट एलिजिटली और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। अब प्रेगनेंसी का जो डिसीजन है किसी भी विमेन के लिए एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर होता है और इसीलिए यहाँ क्वेश्चन सिर्फ प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी विमेन को अपने रिप्रोडक्टिव डिसीजन पर प्रेशर, इंटिमिडेट या फिर इमोशनल हरासमेंट फेस करना सही है, और अगर उसे ये सहना पड़ा है तो उसका मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। और एक और एलिगेशन है फाइनेंशियल डिस्प्यूट। सीबीआई के अकॉर्डिंग ट्विशा पर अराउंड 20 लाख के इन्वेस्टमेंट्स में अपनी डीमैट अकाउंट से हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रेशर एलिजिडली था। ट्विशा ने एलिजिडली रिफ्यूज किया। अब ऑब्वियसली सिर्फ फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट को क्रिमिनल क्रूरल्टी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है कि फाइनेंशियल प्रेशर के साथ रिपीटेड हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन भी था, तो कोर्ट पूरे पैटर्न को देखेगा। बिल्कुल, क्रिमिनल ट्रायल में एक आइसोलेटेड व्हाट्सएप मैसेज या फिर एक आइसोलेटेड आर्ग्यूमेंट और लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ क्रूरल्टी में डिफरेंस होता है। इसीलिए सीबीआई ने ना अलिजिटली मल्टीपल कॉन्वर्सेशन, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट कलेक्ट किए हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है चार्जशीट। कन्विक्शन जो है वो नहीं होता है। चार्जशीट में प्रोसिक्यूशन अपना केस रखता है, कोर्ट एविडेंस को टेस्ट करते हैं और जो डिफेंस है वो सजेस्ट करता है और वो उसके बाद पूरी कार्रवाई की जाती है और फिर देखा जाता है कि जो भी चार्जशीट में लीगली चार्ज लगाए गए हैं वो सही है या फिर नहीं। और इसी वजह से एम्स दिल्ली की रिपोर्ट को भी कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। सेकंड पोस्टमार्टम का पर्पस ही था डाउट्स को एड्रेस करना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेकंड एग्जामिनेशन ऑर्डर किया था ताकि फॉरेंसिक फाइंडिंग्स को इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करे। अब रिपोर्ट्स में असॉल्ट सजेस्ट करने वाली भी इंजरीज नहीं मिलती।
तो इसका एक क्लियर इम्प्लीकेशन है। फिजिकल असॉल्ट थ्योरी को मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेंटल क्रूरल्टी हुई है या नहीं, वो मेडिकल पोस्टमार्टम अलोन डिसाइड नहीं कर सकता है। उसके लिए मैसेजेस, विटनेसेस, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, बिहेवियर पैटर्न और बाकी एविडेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यही चीज़ जो है ना वो हम व्यूअर्स को समझनी होगी। अगर किसी विमेन को घर के अंदर साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके बॉडी पर निशान ज़रूरी नहीं है कि मिले। कभी-कभी वायलेंस जो है वो विज़िबल नहीं होता है। आपके सामने कोई ब्रोकन बोन नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग इंजरी नहीं होती है, लेकिन पर्सन अंदर ही अंदर कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड हो चुका होता है और वो टूट चुका होता है अंदर से। लेकिन पता है स्वर्णा, यहाँ पर एक डिफिकल्ट लीगल क्वेश्चन भी है। हर अनहैप्पी मैरिज क्रूरल्टी नहीं होती है, हर आर्ग्यूमेंट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, हर मैरिटल डिसएग्रीमेंट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी नहीं होता है। एग्जैक्टली और मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट में भी कोर्ट ने मैट्रिमोनियल होम में क्रूरल्टी और डाउरी हरासमेंट की सीरियस सोशल रियलिटी को एक्नॉलेज किया था, लेकिन साथ ही में ये एम्फेसाइज किया था कि एक्सटेंडेड फैमिली के हर मेंबर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ना एक और रीसेंट एग्जांपल है। जुलाई 2026 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक डाउरी डेथ केस में कहा कि डाउरी टॉर्चर के सर्कमस्टांसेस में सुसाइड कोई रेयर फिनोमेना नहीं है। कोर्ट ने वुमेन को हस्बैंड और इन-लॉज की कन्विक्शन को एग्जामिन करते हुए सेंटेंस मॉडिफाई किया। तो पिक्चर ना ब्लैक एंड व्हाइट तो कतई नहीं है। कभी कोर्ट एविडेंस के बेसिस पर एलिगेशंस को सस्टेन करता है, कभी स्पेसिफिक एविडेंस ना होने पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स